हेलो दोस्तों, नमस्कार। देव्यम आईएएस टीम की तरफ से आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 27 जुलाई 2022 और हम बात करने जा रहे हैं हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में उसको समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक रेगुलरली लाते रहें। दोस्तों, आज का जो पहला आर्टिकल है, हुज जीडीपी इज इट एनीवे। बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल है ये जीडीपी के इर्द गिर्द घूम रहा है। अभी कुछ हफ्तों में भारत के सरकार द्वारा जो क्वार्टरली जो जीडीपी के आंकड़े शो करने हैं, तो कई बार और विशेष तौर पर भारत में ऐसा देखा गया कि विभिन्न सरकारों द्वारा जीडीपी को लेकर काफी ज्यादा इंथुजियाज्म रहता है। आर्टिकल में ये बताने का प्रयास किया गया है जो जीडीपी होता है ये इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी का सिर्फ एक संकेतक होता है, और इस तरीके के बहुत सारे संकेतक होते हैं। इट इज ओनली वन ऑफ देम। पर ऐसा लगता है कि जो मीन्स है, जो सिर्फ एक संकेतक है, वो स्वयं में एक लक्ष्य बन जा रहा है सरकारों के द्वारा। और ऐसा प्रयास होता है कि हाई जीडीपी शो करने से बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनसे निजात पाया जा सकता है। आर्टिकल में ये बताने का प्रयास किया गया है जीडीपी ग्रोथ को जरूर शो करता है, पर यह ग्रोथ क्या होलिस्टिक होता है? ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट, दोस्तों, ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ कई बार ऐसा हो सकता है कि महंगाई बढ़ रही, उसके साथ साथ आमदनी बढ़ रही हो, और जीडीपी ओवरऑल जो वैल्यूज, जो भी जीडीपी के आंकड़े होते हैं वो बढ़ते हुए दिख सकते हैं। पर क्या जो आम आदमी है उसकी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो भी उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, क्या वो आसानी से पूरी हो पा रही हैं? क्या इन आंकड़ों को व्यक्ति कितना प्रसन्न है, कितना सुरक्षित है, आदि आदि। जो डेवलपमेंट के जो होलिस्टिक होने चाहिए, जो बहुआयामी जितने भी प्रकार होने चाहिए नापने के, वो ज्यादा एक सुरक्षित और ज्यादा बहुआयामी जो इकोनॉमी है उसको वो शो करते हैं, उसके हेल्थ को। पर सिर्फ हम एक आंकड़ों पे अगर ध्यान देने लग जाते हैं, सिर्फ जीडीपी को ही हम सर्वे सर्वा सम्मान और सर्वे सर्वा इसको केंद्र में अगर रखने लग जाते हैं तो बहुत सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं। इन्हीं को शो करने के लिए आर्टिकल में बताया गया है कि कुछ डेटा का इस्तेमाल किया गया है कि जो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पहले के समय पे एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक एंड ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर एक इसको पब्लिश किया जाता था, ऐसे डेटा को। तो बेसिकली इसमें क्या शो किया जा रहा है कि 1980, ये हर एक दशक का शो किया जाता है कि 80 से 90 के दशक के बीच में भारत में जब 1% जीडीपी में ग्रोथ होता था तो इसके अनुपात में तकरीबन 2 लाख नई जॉब, फॉर्मल सेक्टर चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, वहां पर लगभग 2 लाख नई नौकरियों का सृजन होता था। किंतु बाद में देखा जाने लगा, अगले दशक की हम जब बात करते हैं 1990 और 2000 में, जब 1% जीडीपी में ग्रोथ होता था तो उसके अनुपात में जो नई नौकरियों का सृजन जो फॉर्मल सेक्टर में होता था वो 2 लाख से घटकर आधा हो जाता है, लगभग 1 लाख के आसपास हो जाता है। और वही अगले दशक में 2000 और 2010 में वो पिछले के मुकाबले फिर से आधा के आसपास हो जाता है, तकरीबन 52,000 के आसपास की बात कर रहा है। और 2012 से आरबीआई इस जो एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक एंड ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर जो ये रिपोर्ट अपना जो डेटा को पब्लिश करता था उसको आरबीआई ने पब्लिश करना ही बंद कर दिया। बेसिकली इन जो डेटा से क्या दिखाया जा रहा है कि जीडीपी पे बढ़ने की जो रफ्तार है, नो डाउट वो दशक बाय दशक तेज होती जा रही है भारत की, पर उसके अनुपात में जो नौकरियों का सृजन है या जो एक आम जो आदमी होता है उसको जीडीपी के अनुपात में जो लाभ मिलता है, क्या उस अनुपात में भी वृद्धि हो रही है? तो आर्टिकल में बताया जा रहा है ऐसा नहीं है। बेसिकली भारत की ही सिर्फ बात नहीं हो रही, भारत के अलावा आर्टिकल में कंपैरिजन किया गया है चाइना की, यूएस की और दूसरे इकोनॉमी, दूसरे देशों की बात किया गया, और सब जगह यही शो किया जा रहा है कि लगभग 80-90 के दशक के बाद से जीडीपी के अनुपात में जो नई नौकरियों का सृजन होता था उनमें भारी कमी आ चुकी है। और इसलिए आर्टिकल में ये बात कही गई है कि जो एक्सेसिव ऑब्सेशन होता है जीडीपी ग्रोथ से, जो पॉलिसी मेकर हमारे होते हैं, जो कार्यपालिका के द्वारा, कि जो जीडीपी है उससे अति जो मोह हो जाता है, चाहे वो पॉलिसी मेकर हो या जो राजनीतिज्ञ हो, उनसे वो जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, उसके लिए बहुत लाभप्रद नहीं होता और
वो खतरे का एक सिंबल, खतरे की एक निशानी के तौर पर इसको देखना चाहिए। दोस्तों अगले आर्टिकल की अब हम बात कर रहे हैं, तो अगले आर्टिकल में बात की जा रही है डेस्परेट मेजर्स, और ये बेसिकली ये जो आर्टिकल है इर्द गिर्द पूरा घूम रहा है जो म्यांमार में जो जनता, जो वहां पे जो सैनिक शासन हो रहा है, वो जो लोकतंत्र और जो भी वो अपना वहां पर अपनी जो सत्ता है उसको मजबूत करने के लिए जो भी तरीके वो अपना रही है, उससे क्या क्या हानि हो रही है, इसके बारे में बात कही जा रही है। और वहां पर यह बताया जा रहा है कि अभी हाल में 4 जो राजनीतिक कैदी थे उनको उनका एग्जीक्यूशन कर दिया गया, उनको फांसी दे दी गई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद, घरेलू विरोध के बावजूद, जो वहां का जो सैन्य शासन है, सैन्य जो तानाशाही इस समय चल रही है, उन्होंने न ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव की परवाह की, न ही घरेलू दबाव की परवाह की। वो बेसिकली एक मैसेज देना चाह रहे, मैसेज उन्होंने एक दिया, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हो, अंतर्राष्ट्रीय जो भी देश हो, या जो उनके घरेलू में जो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सबके लिए एक मैसेज है कि वो अपने पॉलिसी को लेकर बिल्कुल क्लियर है, स्वतंत्र है, और वो जो सत्ता को एक तरीके से जो रिप्रेशन के माध्यम से उसको अपना स्थापित कर रहे हैं, वो वैसा ही करते रहेंगे। इसमें आगे ये भी बात कही जा रही है कि लगभग 14,000 राजनीतिक कैदियों को वहां पर अरेस्ट, 14,000 जो पॉलिटिकल प्रिजन है उनको अरेस्ट वहां पर किया जा चुका है, जिनमें से लगभग 11,000 से ज्यादा अभी तक जेल में है। यहां पर एक बात मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, ये आम जनता की बात नहीं हो रही, आम जनता की संख्या कहीं ज्यादा हो कहीं ज्यादा वहां पर है। ये जो पॉलिटिकल प्रिजनर होते हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर, इनकी बात हो रही है। अभी वर्तमान में इनकी संख्या 11,000 से ज्यादा है जो कि वहां की जेलों में बंद है, और बहुत सारे लगभग 2,000 से ज्यादा जो आम जनता है उनको मार दिया गया है, बहुत सारे घरों को जला दिया गया है। बात कही जा रही है जो आंग सान सू की, उन पे तमाम सारे मुकदमे लगाकर उनको भविष्य में 11 साल की जेल की सजा सुनाई जा चुकी है, वहां के जो सैन्य शासन है, सैन्य तानाशाह है, उनके द्वारा। बात पूरे आर्टिकल में यह कही जा रही है कि जो भी वहां पर सैन्य तानाशाही चल रही है, सैन्य शासन चल रहा है, वो डेमोक्रेसी को बिल्कुल खत्म कर रहा है और तानाशाही की जो जड़ें हैं उनको बढ़ा रहा है, और लोगों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। किंतु जो वहां पर जो तानाशाही चल रही वो न ही घरेलू और न ही जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे कुछ भी हिचक रही है। वो उनको जो करना है वो जिस तरीके से कर रहे हैं, और वो सब कुछ लोकतंत्र के खिलाफ कर रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल की अब हम जब बात करते हैं तो यूएस सर्च फॉर अ न्यू रोल इन वेस्ट एशिया, लगातार पश्चिम एशिया पर आर्टिकल हिंदू में निकल रहे हैं। ये फिर उसी की सीरीज में ही एक अगला आर्टिकल है जहां पर बात हो रही है कि जो यूएस है, अभी प्रेसिडेंट जो बाइडेन, हाल में कुछ समय पहले उनकी पश्चिम एशिया की यात्रा हुई थी। बेसिकली इजराइल उनका जो उनकी यात्रा का जो हाईलाइटेड जो नेशन थे, इजराइल और सऊदी अरेबिया रहे। उसके अलावा वो वहां पर कई जगहों पर उनका जाना भी हुआ था। दोस्तों बात करते हैं तो जद्दा में उन्होंने मीटिंग अटेंड किया था, उसके बाद इराक के वो प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, यूएई के प्रेसिडेंट से मिलते हैं, इजिप्ट के प्रेसिडेंट से मिलते हैं, और दोस्तों बहरीन, और वो बहरीन, जॉर्डन, वो पूरी व्यापक पश्चिम एशिया को उन्होंने, जो बाइडेन ने कवर किया था। इजराइल और जो सऊदी अरेबिया हाईलाइटेड इसलिए भी थे क्योंकि ये दोनों वहां के काफी मजबूत देश हैं। जो बेसिकली 2 चैलेंजेस की बात आर्टिकल में कही जा रही है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, पहला उनका है इजराइल फिलिस्तीन जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको किस तरीके से देखा जाए। अभी कुछ दिन के पहले के आर्टिकल में ये बात हुआ भी था कि जो ओबामा गवर्नमेंट थी उन्होंने शांति की प्रयास किया था, पर जब शांति स्थापित नहीं हो पाई तो वो न्यूक्लियर डील की तरफ अपना उन्होंने रुख कर लिया था। इससे पहले जो ट्रंप शासन था, जो ट्रंप गवर्नमेंट में अब्राहम अकॉर्ड के बाद इवन जो फिलिस्तीन है उसको एक तरीके से पूरी तरीके से उन्होंने निगलेक्ट कर दिया था, इजराइल को पूरी मान्यता कर दी थी। और अभी जो राष्ट्रपति बाइडेन वहां पर गए थे
उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो इस मुद्दे पर बोलने से मना कर दिया था। इसके अलावा अगर बात करते तो ईरान को लेकर भी काफ़ी संशय है, किस तरीके से ईरान की पॉलिसी को आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से ईरान जो है वहाँ पर उसको अपने में खेमे किया जाए। दूसरी तरफ जो ईरान है वो लगातार चीन और रशिया के नज़दीक वो जा रहा है। इससे जो पूरा इलाका है उसमें जो पावर है, पावर इम्बैलेंस और दूसरी तरह की समस्याएं जन्म हो सकती हैं। इसके अलावा जो बात कही जा रही है कि जो रशिया यूक्रेन वॉर से जो ग्लोबल फूड और एनर्जी क्राइसिस हो चुकी है, इसको लेकर भी जो प्रेसिडेंट बाइडेन थे उनकी यात्रा का एक मुख्य बिंदु था कि किस तरीके से सऊदी अरेबिया को मनाया जा सके जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो ज़्यादा तेल उत्पाद कर सके, जिससे थोड़ा सा जो ये एनर्जी क्राइसिस है इस पे लगाम लगाया जा सके। इसके अलावा बात यह भी है कि जो रशिया है उस पर जो यूरोपियन नेशन है वो एनर्जी सप्लाई के लिए काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, और ऐसे में भविष्य में यदि जो यूरोपियन कंट्री है वो रशिया पर अगर कोई भी सैंक्शन और बढ़ाते हैं, दबाव बढ़ाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि रशिया उसको बदले में जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ पर जो भी वो अपनी एनर्जी की सप्लाई करता है उसको पूरी तरीके से कट कर सकता है, और ये बिल्कुल ही पूरा एक यूरोप में एनर्जी क्राइसिस पैदा हो जाएगी। अभी भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संकट देखे जा रहे हैं, पर ये जो संकट है बहुत ज़्यादा विकराल हो जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल में बात कही जा रही है कि अभी कुछ समय पहले जब 2018 में जमाल खशोगी इनका हत्या होती है तो वहाँ पर जो यूएस एजेंसी CIA इस जमाल खशोगी इनकी हत्या के लिए मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस है उनको जिम्मेदार ठहराता है, पर यूएस प्रेसिडेंट इस बार जब वहाँ पर यात्रा पर जाते हैं तो वो वॉर्मली मोहम्मद बिन सलमान से मिलते हैं। इनकी काफ़ी आलोचना भी इस बात के लिए होती है क्योंकि सत्ता में आने से पहले इन्होंने कहा था कि मोहम्मद बिन सलमान पर ये इस हत्या की वजह से काफ़ी कड़ी कार्रवाई करेंगे, जो कि उनकी पहली विजिट जो वेस्ट एशिया में होती है ऐसा कुछ भी देखने को वहाँ पर नहीं मिलता है। अगर हम बात करते हैं कि क्या पॉजिटिव रहा तो बेसिकली दो डेवलपमेंट होते हैं मिस्टर बाइडेन के विजिट से पहले की अगर हम बात करते हैं तो जो यमन और सऊदी अरेबिया में जो युद्ध हो रहा है वहाँ पे युद्ध विराम की स्थिति में अभी युद्ध विराम की स्थिति चल रही है, संधि की तरफ वहाँ पे बढ़ने का प्रयास हो रहा है। इस पर जो बाइडेन हैं इन पे एक पॉजिटिव देखा जा रहा है कि जो दोनों देश हैं वो यूएन की मध्यस्थता में संधि के लिए आगे बढ़ रहे हैं, पहला। दूसरा, इसके अलावा जो सऊदी अरेबिया है उसने अपना एयर स्पेस होता है नागरिकों के लिए, जिससे कि इजराइल से उनकी जहाज जा सके और इजराइल से आ सके। बेसिकली इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में जो सिविलियन एयर स्पेस है उसको खोलने के लिए भी सऊदी अरेबिया राजी हो गया है। तो बेसिकली ये दो आउटकम देखे जा रहे हैं, इनके पॉजिटिव डेवलपमेंट देखे जा रहे हैं बाइडेन की जो अभी रिसेंट विजिट हुई है। इसके अलावा I2U2 ग्रुप की अभी पहली लीडर्स मीट होने वाली है। I2U2 ग्रुप इंडिया, इजराइल, UAE और US ये पश्चिम एशिया के क्वाड की तरफ से देखा जाता है, और कहीं ना कहीं ये जो दूसरी पावर है वहां पर अगर पर्टिकुलरली बात किया जाए तो ईरान उसको चेक करने के पीछे के एक मेजर फोर्स की तरीके से I2U2 को देखा जाता है, जिस तरीके से क्वाड को चीन के लिए देखा जाता है। तो अब बात आर्टिकल के क्रक्स में यही हो रही है कि किस तरीके से पश्चिम एशिया में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी दावेदारी, अपनी जो वहां पर उनकी मौजूदगी उसको किस तरीके से वो और ज़्यादा वृहद कर सके, इसके प्रयास में बाइडेन की यात्रा रही। कुछ वहां पर जो उनका वो गेम था एनर्जी क्राइसिस सऊदी अरेबिया को मनाने के लिए, बेसिकली वहां पर वो कामयाब नहीं हो पाते। कुछ छोटी मोटी कामयाबी उनके सामने लगती है, जिसमें कि जो यमन है वहां पर संधि, यमन और इजराइल के बीच में UN मीडिएटेड संधि की बात हो रही है। साथ में सऊदी अरेबिया ने अपना सिविलियन एयर क्राफ्ट इजराइल से नागरिकों को लाने ले जाने के लिए खोलने पर राजी हो गया है। दोस्तों, आर्टिकल अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।